हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो द थ्री क्लास या तीन वर्ग के चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम क्लास 11th पार्ट 2 है ये। तो हम फ्रांस के नाम के बारे में डिस्कस करें कि हाउ द नेम ऑफ फ्रांस वाज डिराइव्ड। देखिए, जो गोल था, गोल एक रोमन साम्राज्य का एक छोटा सा प्रांत था, एक प्रोविंस था गोल, जो कि वहाँ के उसके विच विद ए वाइड रेंज ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स, जिसमें कि कई अलग अलग प्रकार के ज्योग्राफिकल फीचर्स थी। जैसे उसमें बहुत सारी माउंटेन्स थी, उसका अच्छा खासा पार्ट है वो ओशियन के साथ लगा हुआ था, और साथ ही वो एग्रीकल्चर के लिए एक बढ़िया इलाका माना जाता है। तो जर्मनी की एक जनजाति है जिसका नाम है फ्रेंक, है जर्मन ट्राइब जिसका नाम फ्रेंक है। इस फ्रेंक ट्राइब ने क्या किया कि गोल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया है। नॉर्मली क्या है कि जैसे समझने की कोशिश कीजिए, जो गोल है वो शुरुआत के अंदर यानी प्रारंभिक अवस्था में गोल है वो रोमन एम्पायर का एक पार्ट था। ठीक है। उसके बाद जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था तो हमने पढ़ा था कि थर्ड सेंचुरी में जो क्राइसिस आया था, उस थर्ड सेंचुरी क्राइसिस में नॉर्थ साइड से जो ट्राइबल्स थे उन्होंने रोमन एम्पायर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो उसी समय एक जर्मन ट्राइब थी जिसका नाम था फ्रैंक। इस जर्मन ट्राइब ने गोल के ऊपर अटैक करके गोल के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और इसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करके इस जर्मन ट्राइब ने इस गोल एम्पायर को, जो गोल प्रोविंस था, इसको अपना नाम दिया, ट्राइब के नाम से फ्रैंक नाम दिया, जिससे कि धीरे धीरे ये इसका नाम हो गया फ्रांस, जो कि बाद में फ्रांस के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। इंग्लैंड, लैंड ऑफ एंजल्स। इसी प्रकार जो इंग्लैंड का यदि हम नाम देखें कि इंग्लैंड का नाम किस प्रकार से आया है, तो इंग्लैंड जो है वो नॉर्मली लैंड ऑफ एंजल्स, इसका नाम इस प्रकार से आया कि द एंजल्स एंड सेक्शंस केम फ्रॉम द सेंट्रल यूरोप। अब जो एंजल्स और सेक्शंस है वो एम्पायर के जो डायनेस्टी है, यहाँ पे जो साम्राज्य थे उनका नाम था। तो ये एंजल्स और सेक्शंस हैं, ये यहाँ पे सेंट्रल यूरोप यानी मध्य यूरोप से आए, और बाद में वो जाकर 6th सेंचुरी में वो इंग्लैंड में जाकर सेटल्ड हो गए, यानी वहां पे इंग्लैंड में जाके वो लोग बस गए थे। द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ एंजल्स लैंड, एज इंग्लैंड वाज इनहेबिटेड बाय एंजल्स। तो यहाँ पे जो मूल रूप से जो निवासी रहते थे उनको एंजल्स कहते थे। तो इंग्लैंड का जो नाम इंग्लैंड है वो इन्हीं से डिराइव्ड हुआ है, कि धीरे धीरे द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ एंजल्स। जो एंजल्स जो लोग रहते थे, एंजल्स लैंड यानी एंजल्स लोगों की भूमि, तो उसी से मॉडिफाई होकर ये बन गया इंग्लैंड। फ्यूडिज्म डेवलप्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम द 11th सेंचुरी। और जो फ्यूडलिज्म जिसकी हम बात करें, जो सामंतवाद की बात कर रहे हैं, वो इंग्लैंड में 11वीं शताब्दी से उसकी शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से इंग्लैंड और फ्रांस है वो दोनों ही आसपास में, फ्रांस फ्रांस के आपस में इनका हमेशा से तो यदि यूरोपियन हिस्ट्री देखोगे तो इनका हमेशा से आपस में इसी प्रकार का एक रिलेशन रहा है। जर्मनी के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ने मिलकर जर्मनी के खिलाफ युद्ध किया है। तो इस प्रकार से इंग्लैंड का नाम हुआ आपके एंजल से, और फ्रांस का नाम हुआ जो जर्मनी के एक ट्राइबल जो फ्रैंक थी उनके नाम से फ्रांस का नाम आया। अब यहाँ पे जो हम ऑर्डर्स की बात करते थे, देयर आर 3 ऑर्डर्स, उसमें हमने बात की। तो पहला जो ऑर्डर था द क्लर्जीशिप, यानी कि जो पादरी वर्ग था, हुआ कि द कैथोलिक चर्च हैड इट्स ओवन लॉज ऑन लैंड्स गिवन टू इट बाय रूलर्स एंड कुड लेवी टैक्सेस। अब यहाँ पे चर्च है, तो नॉर्मली बाद में आप देखोगे चर्च है वो बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो यहाँ पे इस समय जो हम बात कर रहे हैं वो कैथोलिक चर्च है। द कैथोलिक चर्च हैज इट्स ओवन लॉज। कैथोलिक चर्च के अपने खुद के नियम थे, उनके पास अपनी खुद की जमीन थी, और ये जमीन उन्हें राजाओं के द्वारा दी गई थी। और इसके अलावा वो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस भी लोगों के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर लगा सकते थे। दे कुड ऑल्सो लेवी द टैक्सेस, यानी कि जिस प्रकार राजाओं को टैक्स लगाने का अधिकार है, उसी प्रकार से यहाँ पे इनको भी टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया था। द चर्च वाज ए वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन विच डिड नॉट डिपेंड ऑन द किंग। तो इस प्रकार से जो चर्च था वो एक बहुत ही शक्तिशाली इंस्टीट्यूशन यानी शक्तिशाली संस्था बन चुका था, जो कि अपनी पावर के लिए किसी राजा के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। उसके पास सारी पावर चर्च के पास यहीं से वो अपना डिराइव कर रहा था। एट द एज द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च वाज द पोप लिव्ड इन यूरोप। तो जो वेस्टर्न चर्च है उसका जो हेड था वो पोप माना जाता है, जो कि रोम के अंदर रहता था। रोम जो कि वर्तमान में जो कि इटली में स्थित है। द क्रिश्चियंस इन यूरोप गाइडेड बाय बिशप्स एंड क्लेर्जीज हु वर कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर।
तो क्रिश्चियंस हैं, जो ईसाई लोग होते हैं यूरोप में, उन सबको जो गाइडेंस देना काम करता है वो चर्च के अंदर रहने वाले जो पादरी और जो आपके बिशप्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से पादरी और बिशप हैं वो आपके फर्स्ट ऑर्डर के व्यक्ति हो गए। तो यूरोप में जो ईसाई समाज है इसका मार्गदर्शन बिशप और पादरियों द्वारा किया जाता है, जो एक प्रकार से प्रथम वर्ग यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर है उसी के पार्ट थे। Most villages had their own churches where people assembled every Sunday to listen to the sermon by the priest and pray together. अधिकतर गांवों में अपने खुद के चर्च हुआ करते थे, जहां पर प्रत्येक रविवार को, संडे इसीलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्रिश्चियनिटी में, जहां पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्म उपदेश सुनते थे और सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि संडे को वीकडे माना गया और यहाँ पे संडे को हॉलीडे रखी गई, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में संडे है, संडे के दिन सभी लोग चर्च के अंदर इकट्ठा होते हैं, मिलजुल कर सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं और पादरी के द्वारा जो धार्मिक उपदेश दिए जाते हैं उनको लोग सुनते हैं। व्हाट वाज द टीथ? टीथ एक टैक्स था जो कि चर्च के द्वारा पीजेंट्री क्लास के ऊपर लगाया जाता था। ठीक है, a tax levied by the church on the peasants which was 1/10 of their produce। तो फार्मर के खेत में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 1/10 पार्ट है उसे चर्च को देना होता था, और चर्च को ये जो रेवेन्यू वो देता था, इस रेवेन्यू को टाइथ के नाम से या टीथ के नाम से जाना जाता था। अब ये कि चर्च का व्यक्ति पादरी कौन होता था, तो नॉर्मली यदि चर्च में आप देखोगे तो चर्च के अंदर हर व्यक्ति को पादरी नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि स्लेव्स होते थे या फिर शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति डिसेबल है तो वो भी पादरी नहीं बन सकता था। साथ ही महिलाओं के भी पादरी बनने पर प्रतिबंध था। जो पुरुष पादरी बनते थे वो कभी शादी नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से धर्म के क्षेत्र में जो बिशप लोग थे या जो पादरी लोग थे वो अपर क्लास के माने जाते थे। इनके पास भी जो लॉर्ड्स होते थे, जो उस समय के जो यूरोप में भूस्वामी होते थे, उन्हीं की तरह बिशप्स के पास भी अपने खुद की जागीरें होती थी और वो शानदार महलों में रहते थे। तो इस प्रकार चर्च हर साल है वो, चर्च की जो मेन इनकम का स्रोत है वो टीथ था, क्योंकि चर्च हर साल किसानों से 1/10 पार्ट है वो टैक्स के रूप में कलेक्ट करता था। इसके अलावा चर्च की इनकम का जो अगला जो मेन सोर्स है वो आप मान सकते हो कि चर्च है वो नॉर्मली जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती थी तो उसके बाद उसके जो भी रिश्तेदार होते थे, रिलेटिव होते थे, वो चर्च को डोनेशन भी देते थे। तो चर्च एंड द सोसाइटी, 4th century onwards क्रिसमस एंड ईस्टर बिगेन टू बी सेलिब्रेटेड। चौथी शताब्दी के बाद हम देखते हैं कि ईसाइयों में क्रिसमस और ईस्टर है वो मेन फेस्टिवल्स के रूप में उनको सेलिब्रेशन किया जाने लगा था। संडे बिकेम द हॉलीडे, संडे है वो हॉलीडे बन गया था। पिलग्रिमेज स्टार्टेड, साथ ही जो धार्मिक रूप से जो यात्राएं होती हैं उनकी भी शुरुआत हो चुकी थी। पीजेंट्स वेलकम्ड हॉलीडेज बिकॉज दे वर नॉट एक्सेप्टेड टू वर्क देम, और किसान भी जो इस प्रकार से जो संडे को जो हॉलीडे होता था उसका वेट करते थे, क्योंकि इस हॉलीडे वाले दिन उन्हें किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना पड़ता था। दे आर इन लेजर, उस दिन उनका एक ही काम होता था, गांव में जो भी चर्च होता है वहां पे जाके इकट्ठा होना, वहां पे सामूहिक रूप से प्रार्थना में भाग लेना और पादरी के जो धार्मिक रूप से उपदेश होते हैं उन सबको सुनना। द मॉन्क्स, मॉन्क्स बोलते हैं भिक्षु। तो चर्च के अलावा कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी प्रकार की संस्था थी भिक्षु। इसमें क्या होता है, कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति, जो क्रिश्चियनिटी में जो अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति होते थे, वे पादरियों के विपरीत लोगों के बीच में नगरों या गांव में नहीं रहते थे, बल्कि वो एकांत जीवन जीना पसंद करते थे। वे ऐसे धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें कि एबी या मोनेस्ट्री मठ कहा जाता है। तो एक प्रकार से हम जैनिज्म और बुद्धिज्म में हमने देखा कि व्यक्ति अपना गृह त्याग करके जिस प्रकार से विहारों में रहता था और उसे हम भिक्षु या भिक्षुणी के नाम से जानते थे, तो इसी प्रकार का एक सिस्टम यहाँ पे हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने घर वगैरह सब कुछ त्यागने के बाद जो शहरों से बाहर जो मोनेस्ट्री वगैरह बने होते थे वहां पर लोग रहते थे और वहीं पे अपने जो पूजा पाठ वगैरह जो होते थे उन सब में वो अपने आप को इंडल्ज रखते थे। ये इस प्रकार के जो मोनेस्ट्री या जो मठ होते थे वो अधिकतर जो विलेजेस होते थे या जहाँ पर आबादी का निवास होता था वहां से बहुत दूर होते थे। तो उसी समय के जो सबसे दो प्रसिद्ध जो मठ है उनमें से एक इटली में सेंट बेनेडिक्ट का मठ था और दूसरा बरगंडी में स्थापित क्लूनी का मठ था। अब ये जो भिक्षु थे ये नॉर्मली क्या करते थे कि स्पिरिचुअल क्रिश्चियंस इन फ्यूडल सोसाइटी, ये एक प्रकार से इनकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आध्यात्मिक जीवन जीना पसंद करते थे। लिव्ड इन द रिलीजियस कम्युनिटी कॉल्ड द एबे और मोनेस्ट्रीज, जो कि ज्यादातर एबे या मोनेस्ट्रीज जो जिनको एबे या मोनेस्ट्री के नाम से बोला जाता था, वहां रहकर अपनी पूजा पाठ का काम करते थे। स्पेंड देयर टाइम इन वर्शिप, स्टडी एंड मैनुअल लेबर लाइक फार्मिंग,
और अपना जो सारा जीवन है वो प्रार्थना करते हुए, स्टडी करते हुए और फार्मिंग के काम में मैनुअल लेबर करते हुए बिताते थे। मोस्ट एबी वर सिंगल, ज्यादातर एबी थे वो इसी प्रकार से सिंगल एबी थे, यानी कि वो किसी एक विशेष संत से उनका संबंध होता था। सेक्स कम्युनिटीज वर मेंस एंड वीमेन लिव्ड इन सेपरेट मोनेस्ट्रीज, और जो इस यहाँ पर नॉर्मली आप देखोगे पुरुष और महिला दोनों को ही इन मठों में रहने की परमिशन थी, लेकिन दोनों सेपरेट सेपरेट मोनेस्ट्रीज में रहते थे। तो पुरुष जो भी होते थे उन भिक्षुओं को मोंक्स बोला जाता था, और महिलाएं जो इस प्रकार का जीवन जीती थी उनको नन नन बोला जाता था। मोंक्स एंड नन डिड नॉट मैरी, और ये आपस में कभी ना आपस में और ना ये अलग अलग किसी प्रकार से शादी नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं कि बिशप है वो भी शादी नहीं कर सकते थे। जो उसके ऊपर जो स्पिरिचुअल जीवन जीने वाले जो मॉन्क्स और नन होते थे वो भी शादी नहीं कर सकते थे। ऐसे पुरुष और मॉन्क तो कुछ ज्यादातर में क्या है कि एक ही लिंग के व्यक्ति ने, पुरुष और जो महिलाएं थी उनको अलग अलग एबे में रहना होता था। 10 या 20 जो स्त्री और पुरुषों के जो समुदाय थे वो बढ़कर अब सैकड़ों की संख्या में इनके समुदाय थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। साथ ही इनके साथ बहुत सारी स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स वगैरह जुड़े हुए थे। तो एक प्रकार से इन मॉन्क्स को आप देखोगे तो ये सोसाइटी के अंदर सर्विस रेंडर कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ एक तरह से सर्विस को भी रेंडर कर रहे हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स भी होते थे जिनको इन मॉन्क्स को फॉलो करना होता था एबे या मोनेस्ट्री में रहते समय। द मॉन्क्स हैड टू फॉलो सेवरल बेसिक रूल्स टू बी ए स्पिरिचुअल बीइंग। एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनने के लिए एक मॉन्क को कई प्रकार के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता था। तो ये भी आप देखोगे जैसे इंडिया में जैनिज्म और बौद्धिज्म में विहारों में रहते हुए जो भिक्षु होते थे, मॉन्क्स होते थे, उनको कई विभिन्न प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता था। तो उसी प्रकार के रूल एंड रेगुलेशन उनके लिए भी बनाए गए हैं। तो हमारे पास कुछ एविडेंस है, वो एविडेंस में एक मोनोस्क्रिप्ट हमें मिली है जिससे हमें ये पता चलता है कि बेंडिक्ट की जो मोनेस्ट्री थी उसके अंदर 73 चैप्टर थे, और उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए थे वो सभी मॉन्क्स को वहां पे फॉलो करना होता था। मॉन्क्स बेसिक रूल टू फॉलो, तो इनमें से कुछ बेसिक रूल हैं वो इस प्रकार से हैं कि जैसे कि चैप्टर 6 है वो ये बोलता है कि भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा कभी कभी ही दी जानी चाहिए, यानी कि उनको शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। चैप्टर 7 है वो ये बोलता है कि जैसे विनम्रता का अर्थ है आज्ञा पालन करना, यानी कि ह्यूमिलिटी मीन्स द ओबीडियंस। जैसे चैप्टर 33 है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये मॉन्क शुड नेवर पजेस ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी किसी भी भिक्षु के पास अपनी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से इसमें एक चैप्टर अगला जो 47 है वो ये बोलता है कि आलस्य यानी कि जो आइडलनेस है वो हमारी आत्मा का शत्रु माना गया है, इसलिए भिक्षु और भिक्षुणियों को निश्चित समय में शारीरिक श्रम और निश्चित घंटों में पवित्र पाठ यानी जो रिलीजियस जो बुक्स होती हैं उनका पाठ करनी चाहिए, उनका रीडिंग करना चाहिए। जो चैप्टर 48 है उसमें बोला गया है कि मठ इस प्रकार के बनाने चाहिए कि जिसमें की आवश्यकता की समस्त वस्तुएं जैसे कि वाटर, पानी, मील, चक्की जो है, वो गार्डन, उद्यान, वर्कशिप्स के लिए जो वर्कशॉप है जैसे जहाँ पे काम किया जा सके, वो सारी की सारी उसी की प्रेमाइस के अंदर हो, यानी उसी एक मठ के अंदर इन सारी वस्तुओं को होना चाहिए। यानी कि मॉन्क्स या नन को अपना सारा जो जीवन है वो उसी प्रेमाइस, उसी मोनेस्ट्री या मठ के अंदर गुजारना है। तो उनके बेसिक नीड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी इन्हीं मठों में उनका अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि वो वहीं पे रह के अपना सारा ध्यान अपने स्पिरिचुअल लाइफ में लगा सके। तो ये इस प्रकार से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर मोनेस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया गया था जहां पर ये मॉन्क्स अपना जीवन बिताते थे। जो मोनेस्ट्री जो वर्ड है, द वर्ड मोनेस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो मोनेस्ट्री जो वर्ड है वो नॉर्मली जो ग्रीक टर्म है मोनोस, वहां से ये निकला है। तो इसका बेसिकली जो मीनिंग है वो आप देखोगे तो द मोनेस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म मोनोस मींस समवेयर हु लिव्स अलोन, यानी कि ऐसी जगह जहां कोई अकेले रूप से रहता है। तो हमने देखा कि जो मॉन्क्स और नन्स है वो सोसाइटी को छोड़कर, समाज को छोड़कर, आसपास की पॉपुलेशन को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर यहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ बिताने के लिए अकेले रहते थे मोनेस्ट्रीज के अंदर। इट वॉज ए प्लेस वेयर स्पिरिचुअल पीपल स्पेंड देयर लाइफ अलोन सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स। यहाँ पर सांसारिक जीवन को त्याग कर सांसारिक जीवन से अलग लोग आध्यात्मिक रूप से अपना जीवन एकांत में व्यतीत करते थे। जो दो मुख्य मोनेस्ट्री हैं जिनका इस समय स्टेब्लिश हुआ था उसमें से एक है सेंट बेनेडिक्ट की मोनेस्ट्री इटली में जिसको कि 529 में स्टेब्लिशमेंट हुई थी, और दूसरी बरगंडी में 910 में क्लूनी की जो मोनेस्ट्री है उसका डेवलपमेंट हुआ था।
लेकिन मोनेस्ट्री से रिलेटेड जो बातें करेंगे 14th सेंचुरी तक आते आते जो मोनेस्ट्री के जो इम्पोर्टेंस थी, इसके जो ऑब्जेक्टिव थे, उसके बारे में लोगों के बीच कई सारी शंकाएं भी देखने को मिलती हैं। स्पेशली इंग्लैंड में कई कई पोइट्री में भिक्षुओं के जो आरामदायक और जो विलासितापूर्ण जीवन था, उस जीवन की साधारण कृषकों और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास से तुलना की गई है। जिसमें इसी प्रकार इंग्लैंड में एक पोइट हुए चौसर ने अपनी एक पोइट्री कैंटरबरी टेल्स, तो कैंटरबरी टेल्स में उसने भिक्षुओं और फ्रायर का एक मतलब मोंकफुल विवरण दिया है, एक हास्यास्पद विवरण किया है, जिसमें उन्होंने बोला कि ये लोग अपने रिलीजियस एक स्पिरिचुअल लाइफ के चक्कर में अपने जो सांसारिक रूप से जितनी भी ड्यूटी होती है, उन सारी ड्यूटीज को उन्होंने त्याग दिया है, जबकि एक कॉमन ह्यूमन बीइंग है, उस ह्यूमन बीइंग को अपनी अपने जो एक सांसारिक जीवन में जो उसकी ड्यूटी होती है, पहले उन्हें उनको फुलफिल करना चाहिए, उसके बाद उन्हें इस प्रकार के ड्यूटी के ऊपर स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ देखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो चर्च की प्रार्थनाएं होती थी, वहां पे सामुदायिक रूप से गायन की प्रथा भी शुरू हुई। भिक्षुओं के कुछ समूह, जिन्हें की फ्रायर कहते थे, उन्होंने मठों में न रहने का निर्णय लिया। वे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे, और उनके द्वारा जो डोनेशन मिलता था या जो बेगिंग मिलती थी, जो भिक्षा मिलती थी, उससे अपनी आजीविका चलाते थे। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्लास में रिलीजियस मैटर में हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर 3 हम मैटर देख लिए। पहला आपका चर्च हो गया, चर्च के अंदर आपको पादरी और बिशप्स की हमने डिस्कस किया। उसके बाद मोनेस्ट्री के अंदर मॉन्क्स और नन है, और तीसरा पार्ट कुछ ऐसे भिक्षुओं का बन गया जिनको फ्रायर बोला जाता था। ये फ्रायर एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते हुए लोगों को अपना मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज थी उसके बारे में बताते थे, तो लोगों को उपदेश देते थे, और लोगों से जो बेकिंग में या डोनेशन में जो भी मिलता था, उससे अपनी लाइवलीहुड चला रहे थे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो सेकंड ऑर्डर, जिसको हम नोबिलिटी के नाम से जानते हैं, यानी तो नोबिलिटी के अंदर क्या, नोबिलिटी में बेसिक है कि द नोबिलिटी हैज ए सेंट्रल रोल इन सोशल प्रोसेस। तो सामाजिक रूप के जो प्रोसेस है उसमें नोबिलिटी है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे यहाँ पर। दिस इज बिकॉज दे कंट्रोल द लैंड, क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि वो जमीन के ऊपर उनका अधिकार था, जमीन को वो कंट्रोल करते थे। तो जमीन है वो ज्यादातर आपकी कनेक्टेड है इससे, जो आपका जितना भी रिसोर्स है उन रिसोर्स से वो कनेक्टेड है। दिस इज बिकॉज दिस कंट्रोल वाज द आउटकम ऑफ ए प्रैक्टिस कॉल्ड द वेसलेज। तो वेसलेज नाम की एक ये ऐसा भूमि पर उनके नियंत्रण के कारण वेसलेज नाम की एक प्रथा के विकास के कारण हुआ। वेसलेज किसको बोलते हैं? वेसल का मतलब होता है वन हु होल्ड्स लैंड अंडर ए लॉर्ड या टेनेंट। द नोबल वाज द लॉर्ड ऑफ ऑल द पीपल सेटल्ड ऑन हिज लैंड, हिज हाउस वाज कॉल्ड ए मैनर। तो यहाँ पे देखोगे वेसलेस क्या कि फ्रांस में इस प्रथा का शुरुआत हुई थी। तो फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ा हुआ एक प्रथा एक कारण हुआ था, जिसे कि वेसलेस कहते हैं। और वेसलेस की यह प्रथा है, ये जर्मन मूल के लोग जो कि फ्रेंक लोग थे, जो कि ट्राइबल सोसाइटी के लोग थे, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग है वो राजा के अधीन होते थे, जबकि जो कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मानता था, और वे आपस में एक दूसरे को वचन देते थे, और एक उसमें से लॉर्ड माना जाता था, यानी लॉर्ड एक ऐसा संबंध जो कि रोटी से निकला हुआ वर्ड है। और दास, वेसल का मतलब होता है दास की रक्षा करना। तो एक प्रकार से आप देखोगे कि नॉर्मली जो लॉर्ड है वो अपने अंदर जो लोग हैं उनकी रक्षा करने का वचन आपको यहाँ पे दे रहा है, एक प्रॉमिस दे रहा है कि उसकी जमीन के अंदर जो भी लोग सेटल होंगे वो उनकी रक्षा का वचन दे रहा है। द नोबल वाज द लॉर्ड ऑफ ऑल द पीपल सेटल्ड ऑन द लैंड। तो उस जमीन के अंदर जो भी लोग सेटल्ड हो रहे हैं उन सबका वो लॉर्ड बन गया, उन सबका वो स्वामी बन गया, और उसके बदले में वहां सेटल होने वाले लोगों को वो उनकी प्रोटेक्शन का प्रॉमिस दे रहा है। तो मिडिएवल यदि यूरोप में आप देखोगे तो वहां पर आपस में इस प्रकार के बहुत सारे वारफेयर होते रहते थे, तो इस प्रकार की सेफ्टी का प्रॉमिस एक बहुत जरूरी था। मॉडर्न टाइम से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। मिडिएवल टाइम में जो ट्राइबल सोसाइटी थी या फिर जो लोग थे वो आपस में इसी प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करते रहते थे। तो वहां पर जो लॉर्ड था वो लोगों को प्रोत्साहित करता था कि वो उसकी जमीन के ऊपर आगे बसें और वहां पे एग्रीकल्चर प्रोसेस को कंटिन्यू करें, क्योंकि इनकम का मेन सोर्स था एग्रीकल्चर से होने वाला प्रोडक्शन। और जो लोग वहां पे सेटल होते थे उसके बदले में लॉर्ड उनको ये प्रॉमिस देता था कि वो उनकी सेफ्टी करेगा। अब जिस घर में लॉर्ड रहता था उस घर को मेनोर नाम दिया गया है। ये उसका मेनोर जो उसका घर होता था, लॉर्ड का घर। अगला मेनोरियल स्टेट सेंट्रल ऑफ वेल्थ एंड द पावर। तो एक लॉर्ड का जो हाउस है वो उसका घर को मेनर बोलते थे, और मेनर उसकी व्यक्तिगत भूमि कर। अब लॉर्ड को बेनिफिट क्या होते थे?
तो लॉर्ड एक तरह से अपनी जमीन पे जितने भी लोग बसे हुए थे उन सबका मालिक होता था। इसके अलावा उसके खुद के भी निजी खेत होते थे, चारागाह होते थे, तो वहां पर जो टेनेट पीजेंट्स होते थे वो उसके ऊपर खेती करते थे और उसके बदले में उसे जो प्रोडक्शन था उसमें से हिस्सा देते थे। उसकी जो व्यक्तिगत जो लैंड होती थी वो जो आसपास के जो पीजेंट्री क्लास होती थी उसी के द्वारा उसको जोती जाती थी, और जिनको वो आवश्यकता पड़ती तो उन्हीं पीजेंट्स को वो युद्ध के टाइम में पैदल सैनिकों के रूप में भर्ती भी कर लेता था। तो यानी कि पीजेंट्री क्लास को जो पीसफुल टाइम था तब वहां पे उसे मैनर के खेतों में या जो लॉर्ड होता था उसके खेतों में खेती करनी होती थी, और जब युद्ध का टाइम होता था तो उसे मैनर की आर्मी के अंदर युद्ध भी करना होता था। इसके अलावा जो पीजेंट होता था वो अपने खुद के खेतों में भी काम करता था। तो एक तरह से पीजेंट्री क्लास यहाँ पे दो तीन काम कर रही है। पहला काम वो अपने खुद के खेतों में काम कर रहा है, दूसरा काम है वो जो अपना खेतों में से टाइम निकाल कर कुछ हिस्सा अपने डेली का वो अपना जो लोड है उसके खेतों को जोतने में या उसके खेतों की देखभाल में लगा रहा है, और जब वारफेयर का टाइम होगा तो वो वहां पे जाके युद्ध में भी पार्टिसिपेट उसे करना होता था। तो ही कुड कंट्रोल पीजेंट्स विलेज इन दी मेनोरियल स्टेट, तो मेनोरियल स्टेट से वो पीजेंट्स के जो गांव होते थे उनको वो कंट्रोल कर सकता था। मेनोरियल स्टेट वर सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक सेंटर्स। अब जो मेनोरियल एक मैनर का जो स्टेट होता था वो एक तरह की से उसमें जिस प्रकार से हमने जो आपके मोनेस्ट्री की बात की थी कि वहां पे सब कुछ होना चाहिए, वो मील होनी चाहिए, वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, तो इसी प्रकार से जो मेनोरियल स्टेट होती थी वो भी सेल्फ सफिशिएंट होती थी इकोनॉमिक सेंटर की तरह। वहां पे सभी प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी, चाहे वहां पर वाइन बनाने के लिए कोई कारखाने की जरूरत हो या फिर प्रोडक्शन के लिए कोई एक्टिविटी हो, सभी प्रकार की एक्टिविटी इसी मेनोरियल स्टेट में फुलफिल की जाती थी। ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ डेली लाइफ वॉज फुलफिल्ड इन द स्टेट, और दैनिक जीवन की हर प्रकार की जो भी रिक्वायरमेंट है वो इसी स्टेट के अंदर पूरी की जाती थी। तो एक प्रकार से यदि आप देखोगे तो जो लॉर्ड है वो गांवों के ऊपर नियंत्रण रखता है, साथ ही वो एक नहीं बल्कि कई प्रकार के गांवों का मालिक हो सकता था। किसी छोटा मेनर है तो उसकी जागीर में दर्जन भर गांव होते थे, और बड़ी जागीर है तो उसमें 50 से 60 अलग अलग प्रकार के घर भी हो सकते थे। प्रतिदिन के उपयोग की प्रत्येक वस्तु वो उसकी जागीर के ऊपर वहां पर अवेलेबल होती थी। अनाज वो खेतों में उगाए जाते थे। इसके अलावा वो वहां पे पीजेंट्री क्लास के अलावा वहां पे जो शिल्प का काम करने वाले लोग थे उनको भी बढ़ावा दिया जाता था। जैसे वहां पर आपके लोहार हो गए, बढ़ई का काम करने वाले हो गए, उन सब वो सब है वहां पे औजारों की देखभाल करना या हथियारों की मरम्मत करना, या फिर जो आपके मेनर क्लास हो गए वो वहां पे अलग अलग प्रकार के कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। जो महिलाएं होती थी वो मतलब सूत काटने का काम करती थी, वस्त्रों की बुनाई करती थी। छोटे बच्चे होते थे वो मेनर के यहाँ पर जो वहां पे जो वाइन का काम तैयार किया जाता था तो उस वाइन को बनाने की जो प्रोसेस है वहां पे वो हेल्प करते थे। इसके अलावा जागीरों में कई अलग अलग प्रकार की जो फॉरेस्ट लैंड भी होता था जहां पर वो अपना शिकार करते थे। और हर प्रकार की जो मेनर स्टेट होता है उसके अंदर एक चर्च जरूर होता था और एक आपका फोर्ट होता था, ताकि उसकी सेफ्टी की जा सके, उस मेनर हाउस की सेफ्टी की जा सके। तो ये है मेनोरियल स्टेट, सेंटर ऑफ द वेल्थ एंड पावर। द ग्रेन्स वर ग्रोन इन द फील्ड, की खेतों में अनाज उगाए जाते थे। ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स मेंटेन द लॉर्ड्स इक्विपमेंट्स एंड रिफर्निश द ऑर्नामेंट्स। जो लोहार वगैरह या कारपेंटर होते थे वो लॉर्ड के लिए इक्विपमेंट बनाते थे, और साथ ही जो पुराने जो ऑर्नामेंट्स औजार वगैरह होते हैं उनको दोबारा से सुधारने का काम करते थे। स्टोन मेसन होते थे वो वहां पे बिल्डिंग्स बनाते थे। द वीमेन प्रिपेयर्ड फैब्रिक्स, जो महिलाएं होती थी वो कपड़े बुनने का काम करती थी। और बच्चे चिल्ड्रन वर्क इन लॉर्ड्स वाइन प्रेस, जो बच्चे होते थे वो लॉर्ड की जो वाइन से रिलेटेड जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता था उसमें हेल्प करते थे। द एस्टेट कंसिस्टेड ऑफ वुडलैंड्स एंड फॉरेस्ट वेयर द लॉर्ड डिड हंटिंग। इसके अलावा सारी स्टेट में कई प्रकार का फॉरेस्ट पार्ट भी होता था जहां पर वो मैनर का जो मालिक है, जो लॉर्ड है, वो वहां पे शिकार वगैरह करने का काम करता था। द स्टेट्स कंटेंट पोस्टर, इसके अलावा स्टेट्स में कई प्रकार के चारागाह भी होते थे जहां पर कैटल रियरिंग का काम भी किया जाता था। इसके अलावा चर्च है, वो चर्च वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ द स्टेट। हर स्टेट का एक पार्ट एक चर्च भी होता था, ताकि यानी कि पूजा पाठ करने या कुछ भी करने के लिए उन्हें वहां से बाहर नहीं जाना है। एक तरह से एक मेनोरियल स्टेट है, वो हर चीज के लिए पूरे तरीके से सेल्फ सफिशिएंट है। वहां पे सभी प्रकार की एक्टिविटीज को वहां पे कंटिन्यू किया जा सकता है, सभी प्रकार की फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड की गई थी। ये आप देख सकते हो मैनर हाउस के आसपास का, ये आपका वो मैनर का वो आप दुर्ग मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैनर हाउस है वो इस प्रकार से एक पहाड़ी के ऊपर बनाया जाता था कि वो आसपास के पूरे गांव को वो कंट्रोल कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे आस प्रकार की पास्चर लैंड है जहाँ पर कैटल ग्रेजिंग हो रही है। ये वर्कशॉप है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के काम होते होंगे, जहाँ पे जैसे वाइन का प्रोडक्शन हो रहा है
या फिर आपके जो हथियारों का निर्माण हो रहा है, ये आपकी वाटर मिल है, ये चर्च है जहाँ पर संडे को प्रार्थना वगैरह ये सारे काम होते थे, और ये फिर जो सर्फ्स होते थे यानी उसके नीचे जो काम करने वाले लोग होते थे उनके घर होते थे, और ये फिर अलग अलग प्रकार के उनके फील्ड्स थे, एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह जहाँ पर किसान लोग खेती करते थे। द मैनर द लोवेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द फ्यूडल सिस्टम ऑफ यूरोप, ये जो यूरोप का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम था, उसकी सबसे लोवेस्ट यूनिट के रूप में इसको माना जाता है। तो an estate given to lord contained vast territories with number of villages and had almost all kind of resources। तो इस प्रकार से लॉर्ड को एक जो एस्टेट दी जाती थी उस टेरिटरी के अंदर कई प्रकार के कई विलेजेस होते थे और उसमें लगभग हर प्रकार के रिसोर्स वहां पे पाए जाते थे। ये फ्यूडल मैनर, ये आपका मैनर हो गया, ये उसका रहने का जो घर है वो हो गया, ये चर्च हो गया, ये मीडो यानी ग्रासलैंड्स हो गए उसके जहाँ पर एनिमल हियरिंग हो गई, ये फील्ड्स हो गए, ये रिवर यानी वाटर रिसोर्स हो गया, ये वुड यानी फॉरेस्ट पार्ट हो गया जहाँ पर वो शिकार वगैरह करता था, ये उसके अंडर में आने वाले विलेजेस हो गए, और ये उसका कैसल यानी कि दुर्ग हो गया जो कि उसकी सेफ्टी के काम आता था। राइट्स गिवन टू लॉर्ड, पर लॉर्ड को किस प्रकार के अधिकार दिए गए थे, कौन कौन से राइट्स उसे रेंडर किए गए थे। दिस कुड रेज ट्रूप्स नोवन एज द फ्यूडल लाइव्स, मैनर अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी ट्रूप्स बना सकता था यानी अपने सैनिकों को इकट्ठा कर सकता था, एक आर्मी को बना सकता था। हैड द राइट टू मिंट कॉइन, इसके अलावा उसे सिक्के डालने का यानी सिक्के जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया था। नाइट से डिस्टिंक्टिव ग्रुप, अब नाइट कहां से आगे, नाइट किस प्रकार से एक अलग वर्ग के रूप में हमारे सामने आए हैं। तो 13वीं शताब्दी में कुछ दुर्गों को, कुछ जो कैसल्स थे, जो दुर्ग थे जो वहां पे सेफ्टी के लिए बनाए गए थे, उनको बहुत बड़ा बनाया जाने लगा जिससे कि वे नाइट के परिवार का निवास स्थान बन सके। वास्तव में यदि इंग्लैंड में यदि हम देखें तो जो नॉर्मन विजय है, नॉर्मन यहाँ राजाओं का नाम है, साम्राज्य का नाम है, नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों की कोई जानकारी नहीं थी। इनका विकास सामंत प्रथा के तहत राजनीतिक प्रशासन और सैनिक शक्ति केंद्रों के रूप में ही हुआ है। तो धीरे धीरे जो आसपास में जो वारफेयर होते जा रहे थे, दूसरी जगह से जो अटैक हो रहे थे, तो उसके कारण वहां पर फोर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई है, इस प्रकार के दुर्ग बनाने की शुरुआत हुई है। अब एक जो मैनर है वो एक प्रकार से सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश तो करते थे, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी चीजों के लिए बाहर की चीजों के ऊपर डिपेंड करना होना पड़ता था उन्हें। जैसे जैसे कि वहां उनको सॉल्ट नहीं मिलता था, चक्की के पार्ट और धातु के बर्तन वगैरह के लिए वो बाहर से उनको निर्भर रहना पड़ता था। इसके अलावा ऐसे लोग जो कई प्रकार के विलासितापूर्ण जीवन बिताना चाहते थे तो उन्हें भी बाहर से कई प्रकार के साजो सामान वगैरह खरीदने पड़ते होंगे। तो हम करते हैं नाइट, और नाइट है ये डिस्टिंक्टिव ग्रुप का उदय क्यों हुआ, नाइट का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो नॉर्मली नाइट का जो डेवलपमेंट है उसका मेन रीजन है कि 9वीं शताब्दी से लेकर हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर जो स्थानीय रूप से, लोकल रूप से प्राय आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध होते रहते थे। तो इस प्रकार के जो पीजेंट्री क्लास को जब वो सैनिकों के रूप में यूटिलाइज करते थे तो वहां पे नॉर्मली इस प्रकार के युद्धों को नहीं जीता जा सकता है। तो अब यहाँ पे राजाओं को, लॉर्ड्स को ये महसूस हुआ कि अब उन्हें युद्ध के अंदर यदि अपनी ताकत को बनाए रखना है, यदि कोई युद्ध को जीतना है, तो उन्हें पैदल सैनिक, जो क्लेवरी सेना होती है, उसके बेस पे युद्धों को नहीं जीता जा सकता, बल्कि अब उन्हें प्रोफेशनल आर्मी की जरूरत है जो कि घोड़ों के ऊपर बैठ के युद्ध कर सके। तो इस प्रकार की जो प्रोफेशनल आर्मी जो तैयार की गई, जो क्लेवरी आर्मी तैयार की गई, उस आर्मी को नाइट्स के नाम से बोला गया है। द रेगुलर लोकलाइज वार्स इन इंग्लैंड, यूरोप के अंदर 9वीं शताब्दी से हम देख रहे हैं रेगुलर रूप से लोकल यानी स्थानीय रूप से युद्ध होते रहते थे। इनसफिशिएंट एमेच्योर पीजेंट्री सोल्जर्स, एब्सेंस ऑफ गुड कैलरी लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्स। तो एक तो क्या है कि पीजेंट्री क्लास को जब सोल्जर बनाते थे तो पीजेंट्स तो नॉर्मली आपके खेतों में ही काम कर रहे हैं, वो तो सेना में तभी आते थे जब कोई युद्ध होता था। तो इस प्रकार से उन पीजेंट्स को ना तो कोई ट्रेनिंग दी जाती थी, ना ही उन्हें हथियार लड़ने के लिए कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, और वो नॉर्मली केवल पैदल सैनिक के रूप में ही युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उनको कभी घुड़सवारी वगैरह की कोई ट्रेनिंग करवाई नहीं गई है। और बिना ट्रेनिंग के आप सभी जानते हो कि एक घोड़े के ऊपर बैठ के युद्ध करना एक बहुत स्किलफुल काम है, उसके लिए लगातार एक ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके लिए एक गाइडेंस की जरूरत है। तो इसलिए धीरे धीरे जो लोकल रूप से जो युद्ध है वो बढ़ते जा रहे थे। तो यहाँ पे लॉर्ड्स को महसूस हुआ कि अब उन्हें प्रोफेशनल आर्मी की जरूरत है, और जो प्रोफेशनल आर्मी जो कि मतलब पैदल सैनिक नहीं हो बल्कि कैलवरी आर्मी हो, जो कि घोड़ों के ऊपर बैठ के युद्ध कर सके, ताकि उन्हें युद्ध के अंदर एक अपहोल्ड मिल सके। तो उसी से ये नाइट वाला सिस्टम की शुरुआत हुई है। तो नाइट्स थे वो देवर अंडर द लॉर्ड्स, वो लॉर्ड्स के अंडर में काम करते थे।
दे पेड हिज लॉर्ड कस्टमरी फीस एंड प्लेस टू फाइट फॉर हिम इन वार। तो वो नाइट्स थे, वो अपने लॉर्ड को एक सेरेमनी के रूप में कुछ फीस वगैरह टैक्सेस अदा करते थे और ये प्रतिज्ञा करते थे कि वो युद्ध में उनके बिहाफ पर लड़ाई करेंगे। अब इसके बदले में नाइट्स को लॉर्ड क्या देते थे, तो लॉर्ड्स ग्रांटेड ए पीस ऑफ लैंड फॉर नाइट्स इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज। तो नाइट्स जो अपनी सर्विस रेंडर करते थे, इसके बदले में लॉर्ड उन्हें जमीन का एक टुकड़ा गिफ्ट में देते थे। तो जमीन के इस टुकड़े को फीफ के नाम से पुकारा जाता है, फीफ बोला जाता है। तो इस प्रकार से जो लॉर्ड जिस प्रकार से अपने राजा से संबंधित है, जैसे कि किंग है, वो नॉर्मली क्या कर रहा है, इस पूरे सिस्टम को यदि हम समझे तो किंग अपनी सेफ्टी के लिए जमीन का डिवीजन करके किसको दे रहा है, जमीन दे रहा है लॉर्ड को। ठीक है, तो शुरुआत में तो लॉर्ड्स ने क्या किया कि अपनी जमीन अपने मेनोर की सिस्टम में अपने पास रखी और कुछ जमीन उन्होंने किसानों को दे दी, पीजेंट्री क्लास को दे दी, और बाकी जमीन वो अपने अंडर रख के वहां पे पीजेंट्री क्लास से प्रोडक्शन वगैरह करवाते रहे। जब युद्ध वगैरह लगातार बढ़ते चले गए और जब लॉर्ड्स को लगा कि अपनी सेफ्टी के लिए उन्हें ज्यादा आर्मी की जरूरत है और एक प्रोफेशनल आर्मी की जरूरत है, तो लॉर्ड्स ने क्या किया कि अपनी जमीन का कुछ हिस्सा, जिसको उन्होंने फीफ का नाम दिया, वो हिस्सा उन्होंने इन घुड़सवार समूह को देना शुरू कर दिया, जिनको कि नाइट्स के नाम से संबोधित किया गया। तो इस प्रकार से लॉर्ड और इस नाइट के बीच में वही रिलेशन बन गया जो कि किंग और लॉर्ड के बीच में था, क्योंकि यहाँ राजा अपनी आर्मी के लिए लॉर्ड को जमीन दे रहा है, तो यहाँ पे लॉर्ड अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए नाइट को जमीन का एक हिस्सा प्रोवाइड कर रहा है। तो इस प्रकार से लॉर्ड और नाइट के बीच में वही रिलेशनशिप हम देख सकते हैं जो कि किंग और लॉर्ड्स के बीच में बना हुआ है। सो द लॉर्ड गेव द नाइट ए पीस ऑफ लैंड कॉल्ड द फीफ। तो इस प्रकार से लॉर्ड के द्वारा नाइट्स को एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता था जिसे कि फीफ का नाम दिया गया है। एक नाइट की जो फीफ होती थी, जिस प्रकार से हमने लॉर्ड के जो जमीन होती थी उसको जिसको मैनर बोला गया था, उसके अंदर हमने देखा था क्या क्या होता था कि उसमें पवन चक्की होती थी, वाटर रिसोर्सेज होते थे, वाइन बनाने का कारखाना होता था, ये सारी चीजें हमने देखी है। तो उसी प्रकार से ये हम डिस्कस करेंगे जो नाइट को जो फीफ दी जाती थी, यानी नाइट को जो जमीन दी जाती थी, उसमें क्या क्या शामिल होता था। तो नाइट को जो जमीन दी जाती है उसके अंदर एक घर होता था जिसमें वो और उसकी फैमिली रह सके। ए हाउस फॉर हिम एंड हिज फैमिली, एक घर जो कि उसके और उसके परिवार के लिए होता था। साथ ही द चर्च सेटलमेंट्स ऑफ डिपेंडेंस टुगेदर विद वाटर मिल एंड वाइन प्रेस। इसके अलावा वहां पे उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने के लिए भी व्यवस्था शामिल होती थी। तो एक तरीके से आप देखोगे कि नाइट्स है उसको ये परमिशन दी गई थी कि वो भी अपने नीचे आर्मी को बना सकता है। तो अब एक नाइट के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनके रहने के लिए भी वहां पे पूरी व्यवस्था लॉर्ड के द्वारा की जाती थी। तो इन लोगों को भी अब आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहां पे एक चर्च भी बना दिया गया, वहां पर उनके लिए वाइन प्रेस भी दे दी गई, वहां पे उनके लिए वाटर मिल भी प्रोवाइड कर दी गई। तो एक प्रकार से वही सारी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई जो कि मैनर के अंदर होती थी। द पीजेंट्स कल्टिवेटेड द लैंड ऑफ द फीफ। अब यहाँ पे जो पीजेंट्री क्लास जो पहले लॉर्ड की जमीन को जोत रही थी, वही पीजेंट अब इस फीफ को भी जोत रही है, वो इस फीफ की भूमि में भी वही पीजेंट्स काम कर रहे हैं। द नाइट कुड सर्व मोर देन वन लॉर्ड बट रिमेन लॉयल टू हिज ओन लॉर्ड। एक नाइट यदि चाहे तो वो एक से ज्यादा लॉर्ड के अंदर अपनी सर्विस दे सकता था, लेकिन उससे अपने लॉर्ड के प्रति हमेशा वफादार रहना होता था। अब ये कि नाइट अलग अलग लॉर्ड्स को सर्विस कैसे दे सकता था। मान लीजिए दो लॉर्ड हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक्स ने अपने नीचे एक नाइट को अपॉइंट कर लिया, ये नाइट हो गया के। अब यहाँ पे मान लीजिए वाई का एक युद्ध हो रहा है ए के साथ, तो वाई को यदि आवश्यकता हो तो ये नाइट यहाँ पे वाई की हेल्प कर सकता है, लेकिन उसे वफादार हमेशा इस एक्स के प्रति रहना होगा। तो वफादारी का मतलब क्या हुआ कि यदि कभी एक्स और वाई के बीच में यदि युद्ध हुआ तो ये नाइट हमेशा एक्स की हेल्प करेगा, वाई की हेल्प नहीं करेगा। समझ रहे हो। ए नाइट कुड सर्व मोर देन वन लॉर्ड बट रिमेन लॉयल टू हिज ओन लॉर्ड। एक नाइट है वो चाहे तो एक से ज्यादा लॉर्ड्स को भी सर्विस रेंडर कर सकता था, लेकिन उसे हमेशा जो खुद का लॉर्ड था उसके प्रति उसे हमेशा वफादार रहना पड़ता था। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब हम देखते हैं कि इसके बदले में नाइट है, जो नाइट जो जमीन के ऊपर जो कर्सी का कर रहा था, उसके बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम भी देता था और उसके बदले में युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन भी वो रेंडर कर रहा है। इसके अलावा अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए, यानी अपनी जो प्रोफेशनल जो
स्किल्स है उसको बनाने के लिए जो नाइट है वो प्रतिदिन अपना टाइम पास करता था बाड़ वगैरह बनाने में, घेराबंदी करने में, या फिर वो लड़ाई की नई नई टेक्निक को सीखने में, या उससे कैसे बचाव करना, इन सब में। यानी को महाभारत की तरह जैसे वो अभिमन्यु सीख रहा था ना किस प्रकार से चक्रव्यूह में जाना है, किस प्रकार से उसके अंदर प्रवेश करना है, तो इस प्रकार वो अपने खाली टाइम में इन सब चीजों की प्रैक्टिस करता रहता था। 12वीं शताब्दी से यदि हम देखें तो नॉर्मली पूरे फ्रांस के अंदर हम देखते हैं कि मेनरों में वीर राजाओं और नाइट्स की जो वीरता की कहानियां हैं उनको गीतों के रूप में सुनाया जाने लगा था, जो कि अधिकांशतः ऐतिहासिक और अंशतः काल्पनिक होती थी। अब काल्पनिक ये थी कि इन किन गीतों के द्वारा, कविताओं के द्वारा हमने सब जगह देखा है, हमारे यहाँ भी जो राजाओं के जो दरबारी होते थे वो राजाओं की चाटुकारिता में, उनकी प्रशंसा में कई प्रकार के ग्रंथ लिखते थे, कई प्रकार की कविताएं लिखते थे। तो इसी प्रकार यहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड में भी हम देख रहे हैं कि जो जो पोइट्स लोग थे वो इनकी प्रशंसा में कई प्रकार की शौर्य की कहानियां और गीत वगैरह इधर उधर सुनाते रहते थे। और इस उस काल में जब बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग नहीं थे और पांडुलिपियां भी नहीं थी, तो घुमक्कड़ जो लोग घूमते थे वो इस प्रकार की कहानियां सुनाया करते थे, और उसके बदले में पता है कि वो नाइट्स और जो लॉर्ड्स हैं वो उनको कई प्रकार के मतलब गिफ्ट वगैरह भी देते रहे होंगे। अनेक मैनर भवनों के मुख्य कक्ष के ऊपर एक संकरा छज्जा होता था जहां पर मैनर के लोग भोजन के लिए एकत्रित होते थे, और यहाँ पर एक जो गाने वाले लोग होते थे उनके बैठने की भी जगह होती थी जहां पर संगीतज्ञों के द्वारा जब हायर क्लास के लोग खाना वगैरह खाते थे तो उनका मनोरंजन भी किया जाता था। तो इस प्रकार से हमने दो क्लास देख ली है, थर्ड फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। अब हमारी जो फाइनल क्लास बच गई है वो थर्ड क्लास, जो कि है हमारा तीसरा वर्ग, थर्ड ऑर्डर पीजेंट्री क्लास, यानी कि पीजेंट्स। अब पीजेंट्स हैं वो दो प्रकार के होते थे, एक तो फ्री पीजेंट्स और दूसरे सर्फ ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल। अभी की फ्री क्लास का मतलब है कि वो पीजेंट जो कि पूरी तरीके से स्वतंत्र रहे होंगे, और सर्फ का मतलब है कि वो किसी ना किसी प्रकार से वहां पे दासत्व के रूप में काम कर रहे होंगे। तो हिंदी में यदि देखो तो सर्फ का मतलब होता है कृषि दास, यानी कि एग्रीकल्चर के रूप में काम करने के लिए जो आपके स्लेव्स होते हैं उनको सर्फ का नाम दिया गया है। और फ्री पीजेंट है यानी कि जो स्वतंत्र किसान। तो इस प्रकार से जो पहले दो वर्ग है उनका पूरा जो भरण पोषण है, उनके खान पान की या उनकी रूप, उनके लिए जो सारा काम करने का जो जिम्मा है वो इस थर्ड क्लास के ऊपर था, जिसमें दो प्रकार के किसानों के दो वर्ग थे, एक तो स्वतंत्र किसान और दूसरे सर्फ, जिन्हें की कृषि दास बोला जा सकता है। ठीक है। The unpaid labor services the unpaid labor services for lords usually 3 days in a week। तो नॉर्मली जो स्वतंत्र किसान है, जो फ्री किसान है, वो अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते हैं। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान देना आवश्यक होता था। एक साल में कम से कम 40 दिन है वो उन्हें अपनी मिलिट्री सर्विस है वो रेंडर करनी होती थी, और कम से कम वीक के अंदर 3 दिन है वो उन्हें अपने जो लॉर्ड होता था उसके खेतों में काम करना होता था। ये सारा काम तो इस स्वतंत्र जो फ्री पीजेंट है इसको भी करना होता था। ठीक है। एक फ्री पीजेंट की ड्यूटी बनती थी कि वो अपना जो लॉर्ड है उसके खेतों में वीक में 3 दिन अपनी सर्विस को रेंडर करेगा, यानी 3 दिन वो अपने खेतों में काम करेगा और 3 दिन वो लॉर्ड के खेतों में काम करेगा, और 7वां दिन जो संडे है उस दिन तो वही करना है, चर्च में जाना है, पूरे दिन मज्जा मारना है, वाइन पीनी है और ऐश करना है। ओके। दूसरा, दी मैन हैड टू बी रेंडर मिलिट्री सर्विस एट लीस्ट 40 डेज एवरी ईयर। तो हर साल उसे कम से कम 40 दिन है वो सैनिक सेवा भी रेंडर करनी होती थी। वीमेन एंड चिल्ड्रन मेड क्लोथ, जो यहाँ इनके जो बच्चे होते थे, जो पीजेंट्री क्लास की महिलाएं और बच्चे होते हैं, वो क्लोथ बनाते थे, कैंडल्स मोमबत्तियां बनाने का काम करते थे, एंड प्रेस्ड ग्रेप्स टू प्रिपेयर वाइन फॉर द लॉर्ड्स यूज। इसके अलावा लॉर्ड के यूज के लिए जो अंगूर से आपको पता है वाइन बनती है, तो अंगूर को जो प्रेसिंग करने के बाद वाइन तैयार होती है, तो उस ये वाइन की जो कारखाना उसके अंदर भी काम करते थे। डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन पीजेंट्स बाय द किंग टेली। तो पीजेंट द क्लेरियन नोबल्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग टैक्स। अभी ये है कि पीजेंट्री क्लास को दो प्रकार के टैक्स देने होते थे, एक तो टेली और एक दूसरा टीथ। जो टीथ टैक्स था वो टैक्स तो नॉर्मली लिया जाता था चर्च के द्वारा, जिसमें कि पीजेंट्री क्लास को अपना 1/10 पार्ट जो टोटल प्रोडक्शन का चर्च को देना होता था, और एक दूसरा टैक्स इनसे लिया जाता था राजा के द्वारा, और राजा जो टैक्स लेता था उस टैक्स को बोलते थे टेली। तो दोनों को एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा। अब जो टेली नाम से जो टैक्स है ये केवल पीजेंट्री क्लास को देना होता था। नॉर्मली क्लेर्जीशिप और नोबल्स थे उनको इस टैक्स से मुक्त रखा गया था। ठीक है। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें रीजन्स में आपने देखा होगा कि उसमें सबसे बड़ा रीजन यही था कि वहां पर जो मैक्सिमम टैक्सेशन है वो केवल इस थर्ड ऑर्डर को देना होता था, जबकि जो नोबल क्लास और चर्च है जिसके पास मैक्सिमम रिसोर्स थे उनको सभी प्रकार के टैक्स से मुक्त रखा गया था। तो यहाँ भी हम वो देख रहे हैं, ये सारी फ्रांस और इंग्लैंड की कहानी आप पढ़ रहे हो
कि यहाँ पर पीजेंट्री क्लास है, पीजेंट्स है, उसको 2 टाइप के टैक्सेस पे करने हैं। पहला टैक्स टीथ है जो कि टोटल प्रोडक्शन का 1/10 पार्ट होता था, जो कि उसे चर्च को देना होता था। इसके अलावा राजा को भी एक टैक्स पे करना होता था, जिसे कि टेली के नाम से हम जानते हैं, जिससे कि जो पादरी, जो क्लर्जीशिप है और जो नोबल्स है, उन दोनों को इससे एग्जम्प्ट किया गया था कि उन्हें ये टैक्स को पे नहीं करना होता था। इसके अलावा यदि हम देखेंगे थर्ड क्लास में जो पीजेंट्री क्लास है वो कौन कौन से काम करता था, तो उसमें नॉर्मली उनसे कई अन्य काम, जैसे कि मान लीजिए मेनर का जो आसपास के इलाके हैं वहां पर उनसे गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना, बाड़ बनाना, सड़कें या इमारतें बनाना, इन सब में भी उनकी हेल्प ली जाती थी। और इसके बदले में उन्हें किसी प्रकार की कोई भी लेबर नहीं दी जाती थी, कोई भी मतलब उनको कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी। इन सब में उनसे फ्री में ही काम करवाया जाता था। खेतों में काम करने के अलावा उन्हें, इसके अलावा जो सेकंड जो पार्ट हमने जो बात की, जो कृषि दास या सर्फ की बात की, तो वो क्या करते थे? तो कृषि दास है वो नॉर्मली अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर खेती करते थे वो लॉर्ड के स्वामित्व में होते थे। तो एक तरीके से जो कृषि दास या जो पीजेंट स्लेव्स होते थे, वो जो लॉर्ड की जमीन होती थी उसके ऊपर वो एग्रीकल्चर काम करते थे। और इसका जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन के ऊपर सारा का सारा हिस्सा किसके पास जाता था? लॉर्ड के पास, क्योंकि वो तो स्लेव है, तो उनको तो केवल उतना ही मिलता था जो उनके जिंदा रहने के लिए उनको जरूरी है। इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और वे लॉर्ड के आगे के बिना उसकी जागीर को, उसके मेनर को छोड़ भी नहीं सकते थे। सर्व केवल अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे, और उनके जो जो शराब वगैरह बनाने का जो कारखाना होता था वहीं पे वो अपने लिए रम या बियर को तैयार कर सकते थे। लॉर्ड ये तय करता था कि जो कृषि दास है, जो सर्फ है, उसको किसके साथ शादी करनी चाहिए। वो कृषि दास की पसंद को अपना आशीर्वाद दे भी सकता था, परंतु इसके लिए वो उससे कई प्रकार के शुल्क भी लेता था शादी के समय। तो इस प्रकार से जो कृषि दास है उसकी लाइफ एकदम से अलग है। और जो स्वतंत्र कृषक होते थे उनको तो केवल 3 दिन काम ये करना होता था और 40 दिन मिलिट्री सर्विस को रेंडर करना होता था। लेकिन जो सर्फ है उनको तो अपने लाइफ लॉन्ग वहीं लॉर्ड के खेतों में ही काम करना होता था, वहीं पे अपनी सारी सर्विसेज को उसे रेंडर करना होता था, वहां पे उसे किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलती थी।